जब भी हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, पोर्टफोलियो की बात करते हैं, जो भी मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये पैसा मैं क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, इसका पर्पस क्या है। यानी मैं रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, या मुझे 4 साल के बाद घर खरीदना है, 2 साल के बाद कार खरीदनी है, या 1 साल के बाद मुझे हर साल अपने फैमिली के साथ में एक इंटरनेशनल ट्रिप अरेंज करनी है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं टिकर टिप। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कैसे एलोकेट करना चाहिए ताकि जो भी फाइनेंशियल गोल है आपका वो टाइमली पूरा हो सके। एंड आई एम श्योर आप में से काफी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ये गलती जरूर कर रहे होंगे जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मिस मत करना। मैंने आप लोगों के लिए एक एक्सेल शीट भी तैयार करी है ताकि आपको हेल्प मिल सके। हर फाइनेंशियल गोल के लिए एक अपना अलग एसेट एलोकेशन हो सकता है। अब जब हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो रिटायरमेंट एक आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है जिसमें आपका इक्विटी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो सकता है। लेकिन वहीं अगर पारितोष बात करते हैं कि पारितोष अपनी फैमिली के साथ में हर साल इंटरनेशनल ट्रिप अरेंज करना चाहता है, तो ये काफी शॉर्ट टर्म है। यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते अपनी कैपिटल के साथ में। यहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ विद माय मनी। दैट इज द रीजन हर फाइनेंशियल गोल का एक अपना अलग एसेट एलोकेशन होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे फंड्स खरीद लीजिए, नहीं, आप एक ही फंड के साथ में एक ही फोलियो में अलग अलग SIPs, अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो टू चेस दी अदर गोल्स, टू चेस दी डिफरेंट गोल्स। रिटायरमेंट के लिए भी, चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी, घर खरीदना है उसके लिए भी एक ही फंड में आप कर सकते हो, एक ही फोलियो में अलग अलग SIP या अलग अलग इन्वेस्टमेंट। तो आपको बहुत सारे फंड्स खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर फाइनेंशियल गोल के लिए एक अपना अलग पोर्टफोलियो एलोकेशन होना चाहिए। अब अगर आपको ये समझ में आ गया कि हाँ हर फाइनेंशियल गोल के लिए अलग अलग एलोकेशन होना चाहिए, अब दूसरी बात आती है कि ये कैसे डिसाइड करें कि कितना इक्विटी में, कितना डेट में, कितना गोल्ड में, ताकि पारितोष जब रिटायर्ड होने चाहता है 60-60 ईयर्स की एज में तो 4 साल पहले उसे सरप्राइज ना मिले कि यार जितना मुझे अमाउंट चाहिए था वो तो अरेंज हो नहीं पा रहा, तो अब क्या करूं। तब मुझे या तो अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा या अपने मुझे पर्टिकुलर पीरियड बढ़ाना पड़ेगा। तो वो मैं आपको एक्सेल में समझाता हूं कि किस तरीके से आप अपने एसेट एलोकेशन को रिव्यू करोगे, कितना इक्विटी में, कितना डेट में, कितना गोल्ड में, और हर साल आपको इस तरीके से इसको रिव्यू करना चाहिए। अब एक्सेल में चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक अपना ही एग्जाम्पल लिया है कि मेरी एज है 35 ईयर्स की, मैं 60 ईयर्स में रिटायर्ड होना चाहता हूँ, मेरा फाइनेंशियल गोल है रिटायरमेंट। तो मैंने मेरा जो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया है कि मेरा 40,000 रुपीज का मंथली एक्सपेंसेस है। अगर 40,000 रुपीज का मंथली एक्सपेंसेस है यानी साल का 4,80,000 रुपीज हुआ। अब मैंने यहाँ पे इन्फ्लेशन भी कंसीडर कर लिया एक एवरेज की, मान लीजिए 6% का इन्फ्लेशन है, मेरे पास 25 साल है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान रहा है कि पारितोष 85 ईयर्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान के चल रहा है, यानी पोस्ट रिटायरमेंट आफ्टर 60 फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स मुझे प्लान करके चलना है। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे 25 ईयर्स की बात हम कर रहे हैं कि नेक्स्ट 25 ईयर्स अगर मुझे प्लान करना है और मान के चलो कि मेरे को इस इन्वेस्टमेंट पे तकरीबन जो इन्फ्लेशन है, मतलब पोस्ट रिटायरमेंट की जो मुझे रिटर्न्स मिल रहा है, यानी जब मैं 60 ईयर्स की एज उसके बाद जो मेरे पास कॉर्पस आता है उसको मैं किसी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रखूंगा, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट आप इक्विटी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं रखोगे, आप उस पर रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि वो आपकी रिटायरमेंट कॉर्पस है। तो मान लीजिए कि यू गेट 8% रिटर्न ऑन दिस अमाउंट, तो बिकॉज ऑफ 8% और 6% इन्फ्लेशन योर नेट रिटर्न्स वुड बी 1.89%। तो यानी आपको जो ओवरऑल कॉर्पस चाहिए इस पूरी प्लानिंग के लिए वो तकरीबन 4 करोड़ रुपए के करीब का कॉर्पस चाहिए। अब जब हमें ये समझ में आ गया इस एक्सेल शीट से कि हाँ आप इसे रिटायरमेंट के अलावा बाकी फाइनेंशियल गोल्स के लिए भी आप इसमें थोड़ा सा नंबर चेंज करेंगे, कस्टमाइज करेंगे और अपनी जरूरत के हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। जैसे मेरे एग्जांपल में रिटायरमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे 4 करोड़ की बात हो गई। अब इस 4 करोड़ को अरेंज करने के लिए मुझे आज क्या प्लान करना है। मेरे पास 25 ईयर्स है और मैं मान के चलता हूं काफी कंजर्वेटिवली कि मैं जो मेरा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उस ओवरऑल पोर्टफोलियो पे मुझे 10% का रिटर्न मिल रहा है, यानी इक्विटी का, गोल्ड का, डेट का जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है मेरा, जो मैं रिटायरमेंट के लिए टारगेट कर रहा हूं, उस पे मुझे 10% का रिटर्न मिल रहा है। अगर मुझे 10% का रिटर्न मिल रहा है फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो या तो मुझे एनुअल सेविंग 4,14,450 की करनी पड़ेगी या मुझे मंथली SIP इस टारगेट को चेस करने के लिए 34,537 की करनी पड़ेगी। हालांकि आप STP के थ्रू भी जा सकते हो, उसके बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं मंथली
एसआईपी के थ्रू जाता हूं तो मुझे 34,000 के आसपास का मंथली एसआईपी करना पड़ेगा। अब जरूरी बात है जो आपको समझनी है, अब पारितोष का ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टमेंट है या उसका कुछ एसेट एलोकेशन है, थोड़ा सा इक्विटी में रखा हुआ है, थोड़ा सा डेट में रखा हुआ है, थोड़ा सा गोल्ड में रखा हुआ है, मतलब मैंने अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी कर रहा हूं। अब मान लीजिए मेरा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है 5 लाख रुपीस का, डेट में मैंने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी डेट फंड में, गोल्ड में मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, थोड़ा सा पैसा मैंने सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है। इस तरीके से फॉर द रिटायरमेंट मेरे पास 10 लाख रुपए का आज का एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पे इस 10 लाख के ओवरऑल पोर्टफोलियो में इक्विटी का कंट्रीब्यूशन है 5 लाख, दैट मींस आपका 50% एसेट एलोकेशन है इक्विटी का। डेट में है 2 लाख तो आपका इक्विटी एलोकेशन हुआ 20%, गोल्ड का हुआ आपका 10%, सेविंग में 2 लाख रुपए रखे हुए हैं तो वो हुआ आपका 20%। अब यहाँ पे हम देखेंगे वेटेड एवरेज रिटर्न जो आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि मेरा इक्विटी का कंट्रीब्यूशन है 5 लाख, मतलब इस 10 लाख रुपए में या जितनी भी मेरी ईयरली एसआईपी जा रही है उसमें से 50% कंट्रीब्यूशन इक्विटी में जा रहा है मान लीजिए, तो मान लीजिए वहां पे तो हमने 10% की बात करी, मान लीजिए आपको एवरेज रिटर्न 12% का मिल रहा है। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मान लीजिए आपको नेक्स्ट 25 इयर्स उसमें एक एवरेज रिटर्न 12% का मिल रहा है, तो आपका 50% कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल पोर्टफोलियो में इक्विटी का। दैट मींस एवरी ईयर यू विल बी एबल टू जनरेट अ 6% रिटर्न ऑन योर पोर्टफोलियो, यानी इक्विटी में आपका 12% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन क्योंकि इक्विटी का कंट्रीब्यूशन ओनली 50% है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में, तो यू आर एबल टू जनरेट अ 6% रिटर्न ऑन योर पोर्टफोलियो ऑन दिस पोर्टफोलियो दैट यू आर टारगेटिंग फॉर योर रिटायरमेंट। अब क्योंकि डेट फंड में हमारा 20% कंट्रीब्यूशन है और मैं मान के चलता हूं, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, आपको वहां पे मान के चलिए सेफर साइड में कि 7% का रिटर्न मिल रहा है। आई एम नो कि आप में से कुछ लोग बोल सकते हो मेरे बॉन्ड्स में 11% मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर रिस्की बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट किटी है आपके पास डेट फंड्स की, डेट फंड्स में आपको एक एवरेज रिटर्न मिल रहा है 7% के करीब का, क्योंकि आपका 20% कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो रिटायरमेंट के लिए बना रहे हो आप, तो बिकॉज ऑफ दिस तो आपका जो वेटेड एवरेज रिटर्न होगा इन द ईयर दैट वुड बी 1.40%। गोल्ड में आपका 1 लाख है तो 10% और मान के चलो 9% रिटर्न मिल रहा है। आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं गोल्ड में लास्ट ईयर तो 18% रिटर्न मिला, बट यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म एक एवरेज की बात करेंगे तो गोल्ड में आप ये मान के चल सकते हो कि 8-9% का एक एवरेज रिटर्न रहा है। अगर आप इसे इक्विटी से कंपेयर करते हैं तो 10% का वेटेज है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में, तो आपका वेटेड एवरेज रिटर्न है 0.90%। अब पारितोष ने सेविंग अकाउंट में भी रखा हुआ है 2 लाख रुपीस, जिसमें मान के चलो कि भाई आपको उसमें सेविंग में 4% के रिटर्न मिल रहे हैं, तो वहां पे आपका कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 0.80%। यानी इतना सब कुछ करने के बाद इक्विटी में 12%, गोल्ड में 9%, स्टिल यू आर एबल टू जनरेट स्टिल पारितोष आर एबल टू जनरेट 9.10% ऑन ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑन दिस 10 लाख अमाउंट। और जितना भी मेरा मंथली कंट्रीब्यूशन जा रहा है या ईयरली कंट्रीब्यूशन जा रहा है उसमें मेरा एक एवरेज रिटर्न आई कैन एक्सपेक्ट 9.10%। बट हमने जो भी पीछे कैलकुलेशन ली है वो 10% का एजम्पशन मान के चला है, यानी यू आर वे बिहाइंड बाय 0.90% एंड दिस फिगर विल बी कंपाउंडेड इन द नेक्स्ट 25 इयर्स। और 4 साल के जब पारितोष का 60 इयर्स की 4 साल पहले 56 इयर्स में पारितोष को सरप्राइज लगेगा कि जितना मैं अमाउंट एक्यूमुलेट करना चाहता था वो हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरा एसेट एलोकेशन ऑप्टिमाइज नहीं था। तो अब हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। अब पारितोष को रिक्वायरमेंट है तकरीबन 10% की, तभी वो अपना 4 करोड़ के टारगेट को चेस कर सकता है। अब क्योंकि हमने डेट में 2 लाख रुपए लगाया हुआ है यहाँ पे, तो इसको बढ़ा के 6 लाख कर देते हैं, और जो सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए है इसको कम करके पहले 50,000 कर देते हैं, और हमने इसको मूव कर दिया यहाँ पे, यानी ये हो गया आपका 6.5 और 7.5 लाख, क्योंकि डेट में भी हमारा पैसा है, इसको हम कर देते हैं 1 लाख। यानी इक्विटी में अब मेरा जो कंट्रीब्यूशन अगर 75% रहता है, यानी 7.5 लाख रुपए, जो सेविंग अकाउंट में मैंने 2 लाख रुपए रखे हुए थे उसमें 50,000 है, और वो 1.5 लाख रुपए मुझे कंट्रीब्यूट करने चाहिए इक्विटी में। डेट में जो कि मेरा 2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है उसमें से 1 लाख रुपए मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए इक्विटी में, यानी मेरा एसेट एलोकेशन इक्विटी में तकरीबन 75% का रहता है। तब जाके आई वुड बी एबल टू जनरेट अ पोर्टफोलियो रिटर्न ऑफ 10.80%। मैं आपको जस्ट एक अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से भी इसे कस्टमाइज कर सकते हो सकता है आप में से थोड़े से लोगों का रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट हो, इक्विटी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो, तो यहाँ पे ये एक्सेल शीट आपकी काफी मदद करेगी ये समझने में कि कितना इक्विटी में, कितना गोल्ड में और कितना डेट में रखना चाहिए। अगर आप भी ये गलती कर रहे हो, आप
अंडर इक्विटी हो इन योर पोर्टफोलियो, तो आपको आज ही अपने पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हमारा बनाने का पर्पस यही था कि आप इस एक्सेल शीट पे अपनी फैमिली के साथ में बैठिए और ऑप्टिमाइज कीजिए अपने पोर्टफोलियो के। आप चाहे रिटायरमेंट की बात हो, चाइल्ड एजुकेशन की बात हो या अदर फाइनेंशियल गोल्स हो, आप इस एक्सेल शीट के बेसिस पर हर साल अपने पोर्टफोलियो को डेफिनेटली रिव्यू करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो के लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इक्विटी फंड में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किस तरीके से फंड को सेलेक्ट करोगे, उसका एक पूरा प्रोसीजर मैंने बताया था। वो लास्ट वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और इक्विटी फंड को रिव्यू करने के लिए आप टिकर टेप की वेबसाइट को भी रेफर कर सकते हो। वहां पे अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था वो आप काफी हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। नई वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।